हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स। ये तुम्हारे सिलेबस में है। और अब लेट अस स्टार्ट। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव इज ए लर्निंग आउटकम स्टेटेड इन मेजरेबल टर्म विच गिव डायरेक्शन टू द लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड बिकम द बेसिस फॉर स्टूडेंट इवेल्युएशन। ठीक है, तो जो राइटिंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है? जैसे हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि हम अगर किसी भी लर्नर को एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो हमारे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ही। ठीक है, तो राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म का मतलब है जो भी लर्निंग आउटकम आ रहा है। ठीक है, अगर हम किसी लर्नर को लर्न करवा रहे हैं, हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई आउटकम हमें मिलेगा, चाहे वो लर्नर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, चाहे क्या हो स्टूडेंट का इवेलुएशन का बेस हो। ठीक है, जब भी कोई लर्नर किसी को हम कुछ सिखाते हैं तो वो क्या बन जाता है, या तो वो लर्नर को एक्सपीरियंस देता है, ठीक है, बच्चा कुछ सीखता है, उसके लिए हम सिखाते हैं, चाहे बच्चे को एक्सपीरियंस हो, या तो हम क्या करते हैं उसके एवेल्युएशन के लिए उसको सिखाते हैं। ठीक है, तो एक जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव होता है वो लर्निंग आउटकम होता है जो कि मीजरेबल टर्म में स्टेट किया जाता है, जो कि लर्नर को के एक्सपीरियंस को डायरेक्शन देता है, यानी कि लर्नर को एक एक्सपीरियंस देता है या फिर स्टूडेंट इवेल्युएशन का बेस तैयार करता है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? स्कैफोल्ड एक साइंटिस्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसके इम्पोर्टेंस बताई है कि इसमें क्या होता है। इट हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट। ठीक है, जो ये राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, ठीक है, बिहेवियर टर्म की हम बात कर रहे हैं, ये क्या करता है कि जो टेस्ट के लिए हम कौन कौन से आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे, क्या बच्चे ने अच्छी तरीके से सीखा होगा, कौन कौन सी चीज़ें टेस्ट में होनी चाहिए बच्चे के आउटकम्स को देखने के लिए, उसमें हमारी हेल्प करता है। टीचिंग कैन बी रिलेटेड टू लर्निंग। ठीक है, टीचिंग को लर्निंग से रिलेटेड करना। ठीक है, इट हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स एंड टीचिंग एड। ठीक है, अब बच्चा का इवेल्युएशन हो रहा है तो पता चलेगा ना कि बच्चा इस मेथड से सीख पा रहा है कि नहीं। तो अगर नहीं सीख पा रहा है या बेहतर समझाने के लिए हमें कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी लेनी है, क्या टैक्टिक्स रखनी है, ठीक है, कौन सी टीचिंग एड हमें प्रोवाइड करना है, ये सारा कौन हेल्प करता है बिहेवियर टर्म में राइटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखो इनको मीज़र करने का, ठीक है, इनको लिखने का, इनको मेथड्स हैं, 3 मेथड हैं। एक है रॉबर्ट मैगर्स मेथड, एक है रॉबर्ट मिलर्स मेथड, और नेक्स्ट है RCM अप्रोच। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं रॉबर्ट मैगर्स अप्रोच की। ठीक है, इन्होंने 3 स्टेप को सजेस्ट किया। डिसाइड व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ क्लास। पहले ये डिसाइड करो कि जो भी बच्चे को एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जा रही है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को जो फुलफिल किया जा रहा है, उसके अंदर बच्चा लास्ट में क्या सीख रहा है, ये डिसाइड करना है। कि जो भी हम बच्चे को एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो भी हम हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उस हिसाब से जो हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो एंड ऑफ क्लास में बच्चा क्या करने में एबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि जो भी हम उसे दे रहे हैं ना, लर्निंग दे रहे हैं, तो जब क्लास ख़त्म हो जाएगी, जब लास्ट में बच्चा क्या क्या चीज़ें करने में एबल होगा। ठीक है, डिसाइड अंडर व्हाट कंडीशन द बिहेवियर विल बी एक्सपेक्टेड टू ऑकर। ठीक है, और ये भी देखना कि जो हमारा आउटकम है वो अच्छा आए, तो इसके लिए हमें कौन सी कंडीशन रखनी पड़ेंगी। ठीक है, डिसाइड व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, और ये भी डिसाइड करना कि परफॉर्मेंस का जो एक्सपेक्टेड लेवल है वो क्या होगा। ठीक है, मतलब कैसे जिस तरह का टीचिंग एड होगा, जिस तरह से बच्चों के समझ में आ रहा होगा, उसी हिसाब से तो परफॉर्मेंस होगा, है ना। तो ये तीनों चीज़ें पहले ही डिसाइड कर देती हैं। पहली चीज़ ये कि क्लास के लास्ट में स्टूडेंट क्या क्या करने में एबल होगा। दूसरी चीज़ ये कि कौन से कंडीशन में जो बिहेवियर हम चाहते हैं ऐसा बिहेवियर बच्चा करेगा। और थर्ड ये कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस होगी वो कौन से लेवल की होगी। ठीक है, तो जो रॉबर्ट थे, मैगर थे, ठीक है, जिन्होंने ये अप्रोच दिया था, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जो स्ट्रेस है वो एक्शन वर्ब पे रखा। ठीक है, एक्शन वर्ब, डायरेक्ट एक्शन वर्ब का मतलब क्या होता है, जो भी हम बच्चे को काम दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, वो डायरेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम घुमा फिरा के बता रहे हो, नहीं बच्चे ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, ऐसे नहीं, बच्चे को डायरेक्ट बताओ कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो उनको उन्होंने एक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे कहा भी था कि एक्शन वर्ब स्पेसिफाई द बिहेवियर दैट वी वांट स्टूडेंट टू लर्न। ठीक है, एक्शन वर्ब का मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर जो हम चाहते हैं बच्चा सीखे। ठीक है,
तो ऐसी चीज़ें अगर हमें बच्चे को सिखानी है तो हमें डायरेक्ट कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं घुमा फिरा के, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन थी, लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शन वर्ब पर ही काम किया है, ठीक है। इन्होंने मेंटल प्रोसेस पे कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब जो एक्शन वर्ब यानी कि जो हम बच्चों से करवाना चाहते हैं, तो ये केवल एक प्रोग्राम लर्निंग में ही यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अगर हम किसी लर्निंग को प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें पता है बच्चा ये करेगा, लर्नर ऐसे काम करेगा, एक प्रोग्रामेशन कर देते हैं हम, ठीक है, एक प्रोग्राम्ड लर्निंग कर देते हैं, वहीं पर ये सारी चीज़ें यूज हो सकती हैं, ठीक है। मेंटल प्रोसेस का इसमें कोई ख्याल नहीं है, हम बच्चे को डायरेक्ट बता रहे हैं तुम ये करो, तो इसमें मेंटल प्रोसेस कहाँ लग रही है, ठीक है। सो मैनी एक्शन वर्ब आर इम्प्रैक्टिकल टू यूज, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हम बस करने के लिए ही दे दें, बच्चे में कोई क्रिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल था, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट मिलर्स ने अपना क्या दिया, अप्रोच दिया, ठीक है, तो इसको कहते हैं रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच, ठीक है। एक मैगर्स हैं, दूसरे मिलर्स हैं, ठीक है। तो ये रॉबर्ट मिलर जो थे ना, इनकी जो भी रिसर्च थी ये मिलिट्री की ट्रेनिंग प्रोसेस पे बेस्ड थी, ठीक है। और मिलिट्री की ट्रेनिंग आपको पता ही होगा, वहाँ पे पूरा साइकोमोटर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। हम तुम्हें क्या करना, फिजिकल वर्क करना पड़ता है, तो तुम लगा सकते हो कि जो रॉबर्ट मिलर का अप्रोच है ये पूरी तरीके से किस पे बेसिस है, स्किल और फिजिकल एक्टिविटी पे है, ठीक है। स्किल जो हमारे पास स्किल्स हैं, ठीक है, हम हाथ मतलब कि हम कोई काम कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, ऐसे हमारे पास कोई स्किल है, ठीक है। जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग आपने सुना तो होगा ही, ठीक है। तो सारा साइकोमोटर होता है, ठीक है, उनको तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती है, हर एक स्थिति में तैयार रहना सिखाया जाता है। तो वैसे ही इन्होंने कहा, इन्होंने जो एक्शन वर्ब था वो केवल साइकोमोटर डोमेन के लिए दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके 3 एजेंशियल बातें इन्होंने कही हैं, 3 एजेंशियल एलिमेंट हैं इनके। एक है इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब स्टिमुलस, जो हम काम दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं बच्चों को वो स्टिमुलाई दे रहे हैं जो हम बच्चों को। एक्टिवेशन, रिस्पॉन्स, बच्चों के द्वारा कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। जब हम किसी को क्या देते हैं, स्टिमुलाई देते हैं, तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स आता है ना, उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। और नेक्स्ट है फीडबैक, ठीक है। तो जो भी रिस्पॉन्स मिला है उसका इन्फो निकालना, उसके बारे में जानकारी निकालना, दैट इज फीडबैक, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज लिमिटेशन, नो फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस, इन्होंने भी सेम कर दिया, ठीक है। जैसे रॉबर्ट मैगर ने किया था वैसे ही रॉबर्ट मिलर ने भी मेंटल प्रोसेस पे कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही परफॉर्मेंस बेस कोई ध्यान दिया, ठीक है। नो डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस की कंडीशन का भी कोई यहाँ पर बात नहीं की गई, ठीक है। नेक्स्ट है RCM अप्रोच 1972, ये RCM जो था ये कॉलेज का नाम है, ठीक है। इट यूज मेंटल प्रोसेस और मेंटल एबिलिटी ऑन द प्लेस ऑफ एक्शन वर्ब, ठीक है। तो इन्होंने एक्शन वर्ब यानी कि तुम किसी को काम करने के लिए ना दो, बल्कि उन्होंने इस वर्ड के प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज़ किया, मेंटल प्रोसेस है मेंटल एबिलिटी वर्ड यूज़ किया, ठीक है। दे कन्वर्टेड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। अब एक पॉज लेके मैं आपको बताती हूँ कि जो ये हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है और जो कॉग्निटिव डोमेन है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने 2 यूनिट कवर किए हैं और दोनों यूनिट में ये चीज़ें हैं। सबसे पहले लर्निंग का कॉग्निटिव डोमेन क्या है, उसमें भी ये 4-5 चीज़ें ही हैं, ठीक है। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है कॉग्निटिव डोमेन के फील्ड में, उसमें भी ये 4-5 चीज़ें सम्मिलित हैं। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। आई थिंक जो आगे टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट अगेन। देन दे कन्वर्टेड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो ये RCM अप्रोच के अंदर आए थे, तो इन्होंने क्या किया, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जो कॉग्निटिव डोमेन की जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने उसी को कन्वर्ट कर दिया 4 चीज़ों में। पहले नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी, ठीक है। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी कॉग्निटिव फील्ड में, ठीक है, या फिर कॉग्निटिव डोमेन था जो लर्निंग का, उसमें क्या आती थी, 5 स्टेजेस आती थी। एक नॉलेज है, एक अंडरस्टैंडिंग था, एप्लीकेशन था, एनालाइज था, सिंथेसिस था, ठीक है, और लास्ट में इवेल्युएशन भी था, 6 स्टेज। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्योंकि कन्वर्ट किया है तो इन्होंने नॉलेज दिया, एक अंडरस्टैंडिंग दिया, एक एप्लीकेशन और एक क्रिएटिविटी को इन्होंने अपना प्लेस दिया अपनी थ्योरी में, ठीक है। इट कंसिडर कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव विच आर आइडेंटिफाई आफ्टर कंसिडरिंग एंट्री बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कंटेंट और जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसको क्या होना चाहिए, विच आर आइडेंटिफाई आफ्टर एंट्री बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जैसा भी जो स्टूडेंट का बिहेवियर वगैरह होगा उससे पहले हमें क्या करना चाहिए,
उससे बाद आफ्टर कंसिडरिंग एंट्री बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, कंटेंट और ऑब्जेक्टिव को अपना बिल्कुल कंसिडर करके रखना चाहिए कि हमें बच्चे को लर्न क्या करवाना है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद हम स्टूडेंट के बिहेवियर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इम्पैसिस गिवन ऑन मेंटल प्रोसेस एंड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इम्फेसिस दिया जाना चाहिए किस पे, मेंटल प्रोसेस पे एंड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए मेंटल प्रोसेस पे इन्होंने क्या दिया, ज़्यादा इम्फेसिस दिया, और कंटेंट के सिलेक्शन पे, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, ठीक है। लर्निंग क्या होती है, बिहेवियर का ही तो मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन अपने बिहेवियर की मॉडल यानी कि अपनी लर्निंग जो हमारी स्किल्स है उसको पूरी तरह से समझने के लिए इन्होंने मेंटल प्रोसेस और कंटेंट के सिलेक्शन पे ज़्यादा फोकस दिया, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, हमारे चाहे राइटिंग ऑब्जेक्टिव हो चाहे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिटरमाइन और डिलिमिटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर क्या है, इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अगर टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है अगर क्या करें, हम अपने चाहे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हो चाहे राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो, इनको अच्छी तरीके से पूरा कर सकें, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से पूरा कर सकें, इनको प्रॉपर डिफाइन टर्म में हम डिफाइन कर सकें, क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो बेसिकली और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब और राइटिंग ऑब्जेक्टिव जो कि बिहेवियरल टर्म में हमें बताना था, ठीक है, उन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है ये बात करता है कि एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, लर्नर जो लर्निंग के हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उनको कैसे अचीव किया जाए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है, कैसे उनको अचीव किया जाए। और राइटिंग ऑब्जेक्टिव क्या करता है, इवेलुएट करने की बात करता है, आउटकम्स को की बात करता है, ठीक है। फिर उन आउटकम्स को कैसे सुधारा जाए, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों पर बल दिया जाना चाहिए। अगर एक बार हमने इवेलुएशन कर दिया तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है कि उसमें सुधार आना चाहिए ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथली चलती रहे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आई विल से थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।